हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी। करंट अफेयर्स की क्लास में लगातार क्लासेस आपको मिल रही हैं और इसी क्रम में आज हम करंट अफेयर्स की एक और क्लास लेकर आपके सामने आए हैं। करंट अफेयर्स की इन क्लासेस में जो एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि बहुत ऑथेंटिक रहें और ये क्वेश्चंस भी आपको जो भी हाल ही में घटनाएं हुई हैं उनसे ही दिए जा रहे हैं। पुराने करंट अफेयर्स ये नहीं है, क्योंकि अब जो एग्जामिनेशन आपके सामने आएंगे उसमें करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन आएंगे। हम ये भी ध्यान रखते हैं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डाइवर्स हो, ताकि आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़े और आप ज्यादा टफ ढंग से प्रिपेयर हो सकें एग्जामिनेशन के लिए। चलिए देखते हैं आज की क्लास। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मलबा मुक्त अंतरिक्ष। इतने सैटेलाइट्स छोड़े जा रहे हैं अलग अलग देशों द्वारा, चाहे यूरोपियन स्पेस का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम है वहां से, रूस करे, अमेरिका करे या फिर इंडिया। तो ये जो स्पेस में लगातार सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, जापान, तो ये जितने भी स्पेस में सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं वो वही रह जाते हैं। कुछ दिन बाद जब काम करना बंद कर देते तो स्पेस में ही तो है। तो जापान ने ये चीज पहले शुरू की थी कि वो एक ग्रुप के रूप में काम कर रहा है कि जो स्पेस से मलबे को खत्म करेगा, और ऐसा ही कुछ काम भारत में इसरो भी शुरू कर रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने, जो कि इसरो के चेयरपर्सन है एस सोमनाथ, उन्होंने ये घोषणा की है कि 2030 तक भारत का प्रयास होगा कि वो जो अंतरिक्ष है, जिनमें अभी तक भारत के 54 सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं और दूसरे अन्य ऐसे उपकरण जो अब काम नहीं कर रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो 54 सैटेलाइट्स जो काम कर रहे हैं वो, और जो अन्य काम नहीं कर रहे हैं उनमें से जो काम लायक नहीं रह जाएंगे उनको 2030 तक अंतरिक्ष से वापस लाया जाएगा, उनको गाइड करके कहीं पर लाकर समाप्त किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट घोषणा की है इसरो चेयरपर्सन एस सोमनाथ ने। इसके अलावा भारत में इसरो एक और काम करेगा कि 2035 तक, 2035 तक इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा। इंडिया का अपना एक स्पेस स्टेशन 2035 तक एम है, और जो अंतरिक्ष का सफाया करने का इसरो का गोल है वो 2030 तक है। 15 अगस्त 1969 इसरो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसरो आया था, और ये अंतरिक्ष में कचरा मुक्त होने के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये करता क्या है? IMF एक आउटलुक जारी करता है। यह भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये कौन जारी करता है? तो ये IMF जारी करता है, और इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में, जो कि 2024 का है, भारत की GDP ग्रोथ के लिए IMF ने एक डेटा जारी किया है, जिसमें थोड़ा सा इंक्रीजमेंट करके 6.8 किया है। कितना किया है? 6.8 2024 में, और अगले वर्ष के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए थोड़ा सा कम किया है, 6.5 कर दिया है। यानी अभी 6.8 2024 के लिए और 2025 के लिए 6.5 GDP ग्रोथ रेट की घोषणा किसने की है? आकलन किसने किया है? IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किया है। और ये घोषणा कहां, ये आंकड़ा का, ये जो एक असेसमेंट किया है वो कहां किया है? द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि IMF प्रत्येक वर्ष जारी करता है। कितना किया है? 6.8। कहां पर? 2024 वाले टाइम में। जब 25-26 आएगा तो वो कितना है? वो 6.5 का असेसमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस। देखिए यहां पे एक बीमारी और आ गई। अभी हमने
पिछली क्लास में मोनेंजाइटिस के बारे में पढ़ा था, और इसमें विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 का विषय क्या है? वर्ड हीमोफीलिया। तो पहले समझते हैं हीमोफीलिया है क्या। ये ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग होती है, जो खून जमने वाली टेंडेंसी होती है, उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपका ब्लड, आपके हाथ में कहीं कट लग गया, एक शरीर में कहीं कट लगा, तो कुछ देर बाद क्या होता है, वो ब्लड वहां क्लॉट हो जाता है। और जब उसके क्लॉट ना होने और होने की जो नेचुरल प्रोसेस है, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, उसमें जब विकार उत्पन्न हो जाता है, तो ये जो विकार या बीमारी है, जो रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हीमोफीलिया कहते हैं। और इसी हीमोफीलिया में 2024 के थीम की बात की जा रही है। तो इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, या एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ हीमोफीलिया, फिर एक्सेस फॉर ऑल, कॉन्शिप पॉलिसी प्रोग्रेस, या एडेप्टिंग टू चेंज, सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड। इसमें क्या है 2024 की थीम? एक बार और देख लेते हैं कि ये हीमोफीलिया जो डे है वो 1989 से, कभी आए हीमोफीलिया दिवस? तो 1989 से लगातार सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस बार की जो थीम है वो इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इक्विटेबल एक्सेस यानी सब तक इस ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में अवेयरनेस और नोइंग प्रोग्राम चलाया जाए, जिसके तहत 2024 में ये थीम रखी गई है। और ये जो प्रोग्राम है वो 1989 से लगातार चलाया जा रहा है। 17 अप्रैल को ये डे होता है, 17th ऑफ अप्रैल 1989 से इस ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अवेयरनेस और सभी तक ब्लीडिंग डिसऑर्डर को खत्म करने के लिए वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोब 3 मिशन कौन लॉन्च करेगा? स्पेसएक्स, नासा, इसरो या ब्लू ओरिजिन? इसरो लॉन्च करेगा। इसरो लॉन्च करेगा प्रोब 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सर रेयर होता है कि भारत लॉन्च करे। छोटे देशों का तो लॉन्च करता है, लेकिन ऐसा बड़े देश का प्रोब 3 लॉन्च करे, पीएसएलवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक, इसमें 2 नैनो सैटेलाइट हैं और 1 कॉर्गोग्राफ्स है। 2 नैनो सैटेलाइट यानी कुल 3 सैटेलाइट ये लॉन्च करेगा। और कहां पर, कौन करेगा? इसरो करेगा। ठीक है, ये प्रोब जो है वो सूर्य यानी सन का ऑब्जर्वेशन करेगा। सन ऑब्जर्वेटरी ये सैटेलाइट होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि प्रोब 3 जो है वो क्या काम करेगा। तो सन ऑब्जर्वेशन के लिए प्रोब 3, जो कि यूरोपीय स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है या जो स्पेस एजेंसी है, वो स्पेस एजेंसी का प्रोब 3 जो कि इसरो लॉन्च कर रहा है, वो सन का ऑब्जर्वेशन करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2024 में इंटरनेशनल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चन्नप्पा उतांगी, ममता जी सागर, गांधार चित्तल या टी सुनंदमा? ममता जी सागर। तो ममता सागर को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ममता सागर को क्या किया गया है? तो साहित्य पुरस्कार दिया गया है, इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। ममता सागर ये पोएटेस हैं और बेसिकली ये भारतीय मूल की नाइजीरिया पोएटेस। ठीक, भारतीय मूल की नाइजीरियन पोएटेस हैं, यानी कवियत्री हैं, भारतीय मूल की हैं, नाइजीरिया में। 6 अप्रैल को इनको ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ममता जी सागर कन्नड़, मुख्य रूप से कन्नड़ की थी, ये कन्नड़ पोएटेस हैं।
और अभी ये नाइजीरिया में है, भारतीय मूल की है। एक मिनट, ये चीज करेक्ट कर लीजिएगा कि करेक्ट ये कीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जो है वो ममता जी सागर को मिला है। ठीक, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, ये इनको नाइजीरिया में मिला है। ठीक है, नाइजीरिया में मिला या घोषणा हुई। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कन्नड़ कवियत्री है। कवियत्री कन्नड़ है, ये ध्यान दीजिएगा, कन्नड़ की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये क्लियर कर लीजिएगा यहां पे। ममता जी सागर कवयित्री, कवयित्री, मैं फिर से करेक्ट कर रहा हूं, आप लोग स्पेल चेक कर लीजिएगा, कवयित्री होगा, चेक कीजिएगा कैसे सही होगा। नेक्स्ट, वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। अब देखिए यहां पर दो बातें हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, कभी कभी ये सिर्फ दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पूछ लेता है, तो यहां पर अवेयर रहिएगा। 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, तो ये अमिताभ बच्चन को दिए जाने की घोषणा की गई है। कौन सा पुरस्कार? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिए जाने की घोषणा की गई थी। ये पुरस्कार देना आशा भोसले को था, आशा भोसले जी को था, लेकिन वो अस्वस्थ थी, इसीलिए उन्होंने वो पुरस्कार देते समय उपस्थित नहीं थी। इसके अलावा AR रहमान को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, यह भी पूछा जा सकता है। AR रहमान को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड AR रहमान को मिला है, और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला है। इस बार का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के आंकड़ों के अनुसार, देखिए ग्लोब फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वृक्ष आवरण की हानि हुई है? तो ग्लोब फॉरेस्ट वॉच, ग्लोब फॉरेस्ट वॉच, ग्लोब फॉरेस्ट वॉच ने सैटेलाइट के जरिए, सैटेलाइट घूमता रहता है और जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को रीड किया। इंडिया में 2000 से लेकर 2023 तक, 2000 से लेकर के 2023 तक भारत ने 4144,000 414,000 यानी 4,14,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट था वो खत्म हो गया। 4,14,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट कैसा हुआ है? ये समाप्त हुआ है या भारत ने खो दिया है। 4,14,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट। इसके अलावा सिर्फ फॉरेस्ट ही नहीं खोया है, भारत ने ट्री कवर एरिया भी खोया है। 2000 के बाद लगभग 2.33 मिलियन हेक्टेयर, 2.33 मिलियन हेक्टेयर यानी 20 लाख हेक्टेयर के आसपास ट्री कवर, 20 लाख 2.33 मिलियन हेक्टेयर यानी 20 लाख हेक्टेयर के आसपास ट्री कवर एरिया भी भारत में
खत्म हुआ है। और इनमें सबसे ज्यादा जो कमी हुई है, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, उनमें मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम। अच्छा, भारत में जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उसमें भी यह बात कंसीडर किया गया था कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, ये बात तभी कही गई थी। और अब जो ये ग्लोब फॉरेस्ट मॉनिटरिंग का ये जो डेटा आया है, ये भी ये बात कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और इन नुकसानों में हिल एरियाज भी पीछे नहीं है। इंडिया में जो हिल एरियाज हैं उनमें भी नुकसान हुआ है। और ये सब बात कैसे सामने आई? ये एक डेटा सामने आया जो कि किसका था? ये ग्लोब फॉरेस्ट वॉच का डेटा था और इसने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन आपका है कि सबसे ज्यादा नुकसान कहां हुआ है? अब देखिए, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और असम है। जिन एरियाज में पॉपुलेशन ज्यादा होगी उन एरियाज में नुकसान होने की जो संभावनाएं हैं वो सबसे ज्यादा होंगी। तो इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एरिया जो है वो असम है। ये तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में कम हुआ है ड्यू टू शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, लेकिन असम में ये प्रक्रिया कुछ ज्यादा ही प्रभावी हुई है। इसके बाद मिजोरम और फिर अरुणाचल प्रदेश में वनों की कटाई ज्यादा तेजी से हुई है। 3,24,000 हेक्टेयर वन, 3,24,000 हेक्टेयर वन जो है वो असम में खत्म हुए हैं 2000 से लेकर के 2023 के बीच में। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में कम हुआ है, जिसमें असम लीडिंग स्टेट है जहां पर फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। ऐसे भारत में फॉरेस्ट कवर कम हुआ है 2000-2023 के बीच में। फिर देखिए, हाल ही में किसने खेलो इंडिया एनटीपीसी, खेलो इंडिया एनटीपीसी में तीरंदाजी, एनटीपीसी रैंकिंग जो प्रतिस्पर्धा है उसमें तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है शीतल देवी, दीपिका कुमारी, शैलजा सिन्हा या मुस्कान सिंह। अब इसमें देखिए, एक पैरा एथलीट या पैरा प्लेयर है शीतल देवी, जिनके हाथ नहीं है, वो पैरों की मदद से आर्चरी करती हैं और ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जब जो ऐसे प्लेयर जिनके जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, तो ऐसे पैरा एथलीट्स की जो टूर्नामेंट था, उस टूर्नामेंट में इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता था। और उसी महिला ने, जिनका नाम शीतल देवी है, उन्होंने खेलो इंडिया एनटीपीसी रैंकिंग्स में सामान्य प्रतियोगी जो कि सामान्य है उनमें सिल्वर मेडल जीता। एकता रानी ने उन्हें फाइनल में हराया और फाइनल का जो स्कोर था वो 138 और 140 था। यानी 140 स्कोर किसका था? एकता रानी का। और पैरा एथलीट शीतल देवी का स्कोर 138 था। मतलब बहुत कम अंकों से उन्होंने यहां पर सिल्वर मेडल जीता है, यानी वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई। इसके पहले शीतल देवी एशियन पैरा स्पोर्ट्स में गोल्ड जीत चुकी हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट वो हैं और यहां भारत में सामान्य प्रतियोगियों के बीच में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सुरभजीत जैबली बलदेव का निधन हो गया है, जिन्हें जैबली बलदेव के नाम से जाना जाता था। ये सिंगर यानी पत्रकारिता, विज्ञान, गायन या राजनीति, 66 ईयर के बहुत ही फेमस जैबली बलदेव, 66 ईयर। अब यहां पे देखिए, ये मूल रूप से क्या है? ये इंडियन है। जैबली बलदेव मूल रूप से इंडियन है। ये एक सिंगर हैं और जो रहते कहां थे? जो साउथ अफ्रीका में ये क्या थे? ये सिंगर।
तो भारतीय मूल के जैबली बलदेव साउथ अफ्रीका में सिंगर थे। 66 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। तो जैबली बलदेव गायन सिंगर से संबंधित थे, भारतीय मूल के, दक्षिण अफ्रीका के। स्वदेशी मुद्दों पर, इंडिजीनियस इश्यूज पर यूएन, संयुक्त राष्ट्र की स्थायी मंच यानी यूएन परमानेंट फोरम और ऑन इंडिजीनियस इश्यूज का 23वां सत्र, 23rd सत्र इंडिजीनियस इश्यूज पर, यानी जो वहां पर स्वदेशी लोग हैं उनके लिए 23वां सत्र यूएन का। क्वेश्चन है कहां आयोजित किया गया था, तो वो न्यूयॉर्क में। और इस बार जो इंडिजीनियस या स्थानीय लोगों पे जो उनके इश्यूज थे, उन पे जो ये 23वां सत्र आयोजित किया गया, उसमें थीम में कौन था? थीम में यूथ था, यानी इंडिजीनियस यूथ इश्यूज पे इस बार 23वां सत्र आयोजित किया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी एक क्वेश्चन तो सीधा है कि इंडिजीनियस इश्यूज पर जो 23rd सत्र था संयुक्त राष्ट्र का परमानेंट फोरम, वो न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसी क्वेश्चन को आ जाएगा कि ये इंडिजीनियस पीपुल में इस बार की थीम कौन थी, तो इंडिजीनियस यूथ इश्यूज, यानी युवाओं के, जो स्थानीय युवा हैं उनके इश्यूज को थीम बनाकर इस बार 23वां सत्र यानी 23rd कॉन्फ्रेंस किया गया है। ठीक है, तो ये आज की क्लास के और 10 क्वेश्चंस हो गए। लगातार मिल रही क्लासों का शॉर्ट नोट जरूर बनाइए और उसके लिए आप कॉपी पेन लेके क्लास देखा कीजिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। गुड बाय।